नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त कर दिया गया है। अब इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके मायने ये हैं कि सरकार को ये समझ में आ गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसकी स्थिति ख़राब हो रही है। ये एहसास तो उनको पहले ही से ही था और तभी उन्होंने 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा जी को नया आरबीआई गवर्नर बनाया, क्योंकि शक्तिकांता दास जी इन्फ्लेशन के कारण इस पक्ष में नहीं थे कि ब्याज दरों में कटौती की जाए। लेकिन अमेरिका की जो टैरिफ की धमकियां आईं, उसके बाद स्थिति के या भारत की आर्थिक स्थिति के और ख़राब होने की संभावना बढ़ गई। तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में लाने का फ़ायदा ये है कि अब शक्तिकांता दास जी की जो अनुभव और एक्सपर्टाइज़ है, उसको देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में काम में लिया जाएगा। तो अब बात ऐसी है कि शक्तिकांता दास जी को इतनी देर से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में क्यों लाया गया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जैसे में अगर किसी की नियुक्ति होनी है, उसका निर्णय तो विद इन सेकेंड्स में हो जाता है और अपॉइंटमेंट में कोई रोक टोक होती नहीं है, क्योंकि वो सर्वोच्च स्तर है। तो बात ये है कि पहला थॉट ये था सरकार में कि आरबीआई गवर्नर जो पुराने हैं शक्तिकांता दास जी, उनको जाने देते हैं। और बाद में जब अमेरिका के टैरिफ का जो प्रॉब्लम्स आई, अमेरिका के टैरिफ्स के कारण जो इकोनॉमी में एक नया मोड़ आ गया और जहां से ऐसी स्थिति पैदा होने लग गई कि इकोनॉमी की स्थिति और ख़राब हो सकती है, तब शक्तिकांता दास जी के अनुभव का फ़ायदा लेने के लिए उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में लाया गया। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सर्वे सर्वा इकोनॉमिक के मामले में शक्तिकांता दास जी होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि वो कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं, यानी वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्हें इकोनॉमिक मामलों की समझ भी है और एक पॉलिटिशियन क्या चाहता है उसकी भी खबर है। यानी कि जनता को कैसे खुश रखा जाए और कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, इनका संतुलन एक ब्यूरोक्रेट से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर एक इकोनॉमिस्ट को आप इस रोल में ले आते तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे निर्णय लेता जो उसके हिसाब से देश के हित में है। लेकिन जो शक्तिकांता दास जी जैसा आदमी है, वो पॉलिटिशियन के हित का भी ध्यान रखेगा और देश की अर्थव्यवस्था के हित का भी ध्यान रखेगा। अब हमारे पास आप ये कहें 2 आरबीआई गवर्नर हैं, एक शक्तिकांता दास जी जो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, और एक दूसरे जो हैं हमारे जो एक्चुअली आरबीआई गवर्नर हैं वो श्री संजय मल्होत्रा जी। अब ये जो 3 धुरियां हो गई, यानी एक आरबीआई गवर्नर, एक प्रधानमंत्री कार्यालय और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब ये तीनों मिलकर जो देश के सामने समस्याएं अर्थव्यवस्था के बारे में खड़ी हो रही हैं, उनको डील करने में काफ़ी सहयोग करेंगे। बात यह है कि अब क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था में क्या सुधार होंगे। देखिए, कोरोना के बाद जो डेवलपमेंट हुआ या इकोनॉमी में जो पैसा डाला गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट था। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां थीं वो तो कोई इस बात में इंटरेस्टेड थी नहीं कि हम अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम कोई प्रोडक्शन करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी तो प्रॉफिट कमाना है, अपना सामान बेच के प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सरकार की थी कोरोना के बाद, जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी। तो सरकार ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लाके या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देकर उन्होंने अर्थव्यवस्था में पैसा डाला और जिससे अर्थव्यवस्था चलने लगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में जो सेकंड लेवल पर, फर्स्ट लेवल तो आपका हो गया जब कोरोना के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर
रिलेटेड ग्रोथ। अब जो सेकंड लेवल ग्रोथ जो आएगी ना, वो सरकार का फोकस, जैसे हमने पहले भी कई बार कहा है, वो ये है कि कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ आएगी। और साथ ही अमेरिका के दबाव में ही सही ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको कहते हैं, वो भी जल्दी ही आएंगे। तो अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की घोषणा हो गई तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शेयर बाज़ार पर पड़ेगा, जो गिरना कम से कम बंद होगा। और अगर बहुत ही अच्छे लगातार रिफॉर्म्स आ गए तो वो ऊपर की चाल भी पकड़ सकता है। तो ये रही अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ चर्चा। अब प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू करें। तो पहला प्रश्न जो है वो निखिल निकी जी का है। निखिल निकी 1 2 3 4 5। तो वो वाइनल केमिकल्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, ये जो वाइनिल केमिकल जो है ना, वो बेटा है किसका? पिडिलाइट इंडस्ट्री का। अब ये कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपको वाइनिल केमिकल्स के बारे में बता दूँ तो ये करती क्या है। तो ये वाइनिल एसीटेट मोनोमर, यानी एक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, या आप समझ लें केमिकल होता है, ठीक है। वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या कहाँ काम आता है। तो पहले तो ये गोंद और ग्लू और ये जो पेंट वगैरह है ना, यहाँ काम आता है। दूसरी बात क्या है, फुटवेयर में काम आता है, जूते चप्पल में। फिल्म्स में काम आता है, वाटर सोल्यूबल फिल्म्स में। पैकेजिंग मटेरियल के काम बनाने के काम में आता है। तो जो वाइनिल केमिकल्स जो है ना, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये वैम जो है, यानी वाइनिल एसीटेट मोनोमर, इसका इंपोर्टर है। तो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट का करीब करीब 1/3 जो है वो ये वाइनिल केमिकल्स जो है इंपोर्ट करती है। पहले ये बनाया करते थे, लेकिन अब उसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था ना, उसको डीमर्ज करके मर्ज कर दिया पिडिलाइट में। यानी कि वाइनिल जो केमिकल है, उसके पास पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, लेकिन उसको वहाँ से निकाल के पिडिलाइट में मर्ज कर दिया गया। तो अब ये सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म रह गई है। तो बेटा कौन है? बेटा है वाइनिल केमिकल। और पिताजी कौन है? जो पिताजी है ना, वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पिडिलाइट का करीब करीब 40% हिस्सा वाइनिल केमिकल्स में है। तो एक जो अच्छी बात है वो तो ये है कि जो पेरेंटेज है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन निखिल साहब, आप ये देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति वो अपने खुद के पैरों पे नहीं खड़ा हो और पापा के सहारे खड़ा हो, तो आप उसको कितनी वैल्यू देंगे? कोई इंडिपेंडेंट हो, कोई अपने बल पे खड़ा होने की और एक बिजनेस के इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के झेलने की क्षमता रखता हो, तब तो आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, अगर इसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन उसका जो डिपेंडेंट है, वाइनिल जो केमिकल का डिपेंडेंस है, वो कंप्लीटली पिडिलाइट के ऊपर है। क्योंकि जो माल ये इंपोर्ट करता है वाइनिल केमिकल्स, वो बेचता है सीधा पिडिलाइट को। तो पिडिलाइट ये डिसाइड करता है कि वाइनिल केमिकल कितना इंपोर्ट करे, क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्राहक है। दूसरी बात क्या है कि अच्छी बात यह है कि वाइनिल केमिकल को कुछ नहीं करना, वो जितना कहेगा उतना ऑर्डर करके इसको पकड़ा देगा। भाई महंगा है तो पकड़ा दो, सस्ता है तो पकड़ा दो, मेरे को तो मेरा जो मार्जिन है ना वो मैं ले लूँगा। अब आप ये समझिए कि एक बेटा अगर है, वो उसको आप क्या कहेंगे कि अगर वो कोई बिज़नेस करता हो और बिज़नेस का सारा माल जो है वो अपने पापा की दुकान पे सप्लाई करता हो, क्या आप उसको ये कहेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट है बच्चा? अच्छा मानेंगे क्या आप उसको? आप यही कहेंगे ना, अरे कुछ नहीं, पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक पापा की दुकान चलेगी चलेगी, जब तक नहीं चलेगी तब तक नहीं चलेगी। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी कंपनियों को लेकर आप ये उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते कि भाई इनसे कोई बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। हाँ भाई ठीक है कि आपने इनको नीचे लेवल पे ले लीजिए, नुकसान आपको नहीं होगा ऐसी कंपनियों में, क्योंकि पिडिलाइट जो उसका पेरेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, आप सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो उसका अगर ये बेटा है तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा
स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आपको 5 गुना 6 गुना 10 गुना रिटर्न होगा। इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि कभी भी ऐसे शेयर्स जो होते हैं नीचे आएँ तो आप ले लें, है ना। और ये ट्रेडिंग बैट्स हैं बेसिकली, मतलब आप ट्रेड करने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़त कुछ होने वाली है नहीं। बाज़ार नीचे आएगा तो ये सब भी नीचे आएंगे। वैसे एक हमने अमाल लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाया था, और वहाँ पर भी सेम स्थिति थी। वहाँ पर भी जो अमाल लिमिटेड है ना, वो अपने पेरेंट को ही सबसे ज़्यादा माल सप्लाई करती, शायद 90% या 80% जैसे ये कर रहा है। तो जब तक कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता ना, तब तक आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, बड़ी कैश रिच है, बड़ी कैश रिच कंपनी है ये, और इसके जो वैल्यूएशन मीट्रिक्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं। तो देखने में कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं इसका बिजनेस मॉडल, मतलब फाइनेंशियल्स अगर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं बिजनेस मॉडल समझता हूँ तो बात ये लगती है कि भाई अब इस कंपनी में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसका भाग्य और पिडिलाइट का भाग्य, वो दोनों जुड़े हुए हैं। पिडिलाइट जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे ये आगे चलेगा, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल सप्लायर है बस। ठीक है, रोहित जैन 9202 बालू फोर्जिंग के बारे में पूछते हैं। तो देखिए रोहित जी, बड़ी अच्छी कंपनी है बालू फोर्जिंग, बड़े एक्सपीरियंस तो प्रमोटर हैं, और 80 देशों में इनका प्रेजेंस है। और करती क्या है ये क्रैंक शाफ्ट बनाती है। अभी क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, तो आप में से जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि पिस्टन से, गाड़ी की इंजन से जो पावर जब व्हील को जाता है, पहियों को जब जाता है, तो उसके बीच में एक शाफ्ट लगती है, एक रॉड समझ लें आप, तो उसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। तो वो जो क्रैंक शाफ्ट बनाने का काम करती है, और क्रैंक शाफ्ट बनाना आसान नहीं है। और जो ये फोर्जिंग क्यों है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट बनाने का जो तरीका है ना, वो लोहे को गर्म करके पीटना, ठीक है, ताकि उसमें ताकत आए। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट अगर टूट गई तो गाड़ी जो है ना, वो कभी भी जो है रोड पे खड़ी हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी में। अब उसका क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि ये जो काम है फोर्जिंग का काम और क्रैंकशाफ्ट को बनाने का काम, ये किसी भी तरीके से आसान नहीं है। तो ये 30-40 साल से इस बिज़नेस में है। जैसे मैंने बताया 80 देशों में इनका प्रेजेंस है, और 2020 में इनका आईपीओ आया था। सब कुछ अच्छा है। एक जो रेड फ्लैग मुझे लग रहा है वो ये है कि एक प्रमोटर की और एफआईआई की होल्डिंग नीचे जा रही है। और जो दूसरा जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला कि इनके शेयर होल्डिंग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर की 4.23% होल्डिंग है। क्योंकि अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों है। मैंने एक दो जगह से पूछा भी, लेकिन वो भी इस चीज़ का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ नहीं थी कि ऐसा कैसे हो गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो शेयर होल्डर है 4.23% शेयर्स का, इस कंपनी के शेयर्स का। क्योंकि अगर कोई पीएसयू होता है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसी होती तो वो प्रेसिडेंट के नाम से शेयर्स होते हैं, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई के पास इसके शेयर होते तो फिर वो गवर्नर के नाम से शेयर्स होते हैं। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से क्यों शेयर्स हैं मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दूसरी बात ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन या डीजल और पेट्रोल इंजन है, उनका बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि ईवीज जो है ना, जो ईवीज हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये जो इंटरनल कंबशन इंजन को आइस इंजन बोलते हैं, आइस इंजन बोलते हैं, वो कम हो रहे हैं। तो शायद ये भी एक बाज़ार में धारणा है कि भाई इनकी क्रैंकशाफ्ट का क्या होगा, क्योंकि ईवी जो इंजन्स होते हैं उसमें क्रैंकशाफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसमें तो सीधा एक रॉड लगती है। वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो मैं ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि भाई इसके शेयर्स के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग मुझे लग रहा है वो ये है कि प्रमोटर और एफआईआई की होल्डिंग नीचे है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो होल्डिंग है ना वो 4.23% है। खैर, हिरेन राम 2183 वो डीपी वायर के लिए
पूछते हैं। तो देखिए डीपी वायर क्या करती है, स्टील वायर बनाती है। किसके लिए बनाती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, ऑयल है, पावर इंडस्ट्री, इन सब के लिए स्टील के वायर बनाती है और कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी बनाती है। ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं। 407 करोड़ की, मतलब माइक्रो कैप कंपनी, 407 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, डेट नहीं है, अच्छा आरओई है, 18% आरओई है, 15 का पीई है, कैश रिच है, प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और 25% होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है। बस बात ये जो ये वायर का जो बिज़नेस है ना, स्टील वायर्स का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस जो है ना, उसमें छोटे छोटे, क्योंकि बहुत कोई स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी नहीं है ये, तो बहुत छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी इसमें घुस गए हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हालांकि इस कंपनी को के फाइनेंशियल्स और इसका जो बिज़नेस देख के ऐसा लगता नहीं है कि भाई इस कंपनी को कोई दिवालिया होने का या बिल्कुल ये घटिया कंपनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, ये वही स्थिति है कि एक तो बहुत छोटा तो मार्केट कैप है इनका, तो ये क्या तेज़ी के बाज़ार में तो चल जाते हैं, और जब मंदी के बाज़ार आता होता है ना, तो फिर ये क्या सब माल सबसे पहले ये छोटी कंपनियों को लोग डंप करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोगों को ये रहता है भाई तेज़ी में तो सब उड़ते हैं, तो ये भी चल जाते हैं। अगर आपने तेज़ी में ले लिया हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल वाली बातें हैं। तो हमेशा आपको सबको मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शेयर हो ना, उसको अगर जाता हो ना, उड़ रहा हो ना, तो उड़ने दो। आप मत घुसो उसमें, आप तो पीछे रहो। जब वो नीचे आ जाए, ठंडा आ जाए, और पहले बिजनेस मॉडल आप देखो प्लीज़। फाइनेंशियल से भी ज़्यादा समझने की इम्पोर्टेंस बिजनेस मॉडल समझने की है। जैसे ये वाइनिल केमिकल, जैसे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन बिजनेस मॉडल ये कहता है इसको कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी को आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना बढ़ जाएगा, डिपेंडेंट है ना किसी के ऊपर। तो ऐसे, तो यूजर TK3IS4CK6R, तो ये टार्सन प्रोडक्ट्स के लिए पूछते हैं। तो देखिए, ये टार्सन प्रोडक्ट्स जो कंपनी है ना, ये प्लास्टिक के वो बॉटलें और जार और ये सब बनाती हैं, जो लेबोरेटरी वगैरह काम आते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के काम आते हैं, हॉस्पिटल्स के काम आते हैं, प्लास्टिक का सामान। ठीक है, डिस्पोजेबल भी है, बिना डिस्पोजेबल वाला भी है। बात ये है कि ये पब्लिक में इसका हल्ला कैसे मचा। मुझे ध्यान है कि इसका जो हमारे एक सौरभ मुखर्जी हैं, उन्होंने इसका बड़ा प्रचार किया। ऐसा जब भी टीवी पे आते थे ना, तो वो 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इसका IPO आया था उसके बाद, तो इनके प्रोमोटर्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं। अभी भी वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं, शायद यूट्यूब पे कहीं होगा। तो बड़ा साहब इनकी तारीफ़ करते थे। और हुआ ये कि अब इस कंपनी की हालत ये है कि 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट 2023 के कंपैरिजन में ये जो दिसंबर 2024 है इसमें आधा रह गया है, और जो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में भी, सितंबर 2024 के कंपैरिजन में भी दिसंबर 2024 में आधा रह गया, यानी कि कंपनी की हालत बेकार है। अब उन्होंने किस भाव पे लिया, वो किस भाव पे निकले, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने शायद रिलैक्सो में किया था ना, वो काम रिटेल इन्वेस्टर के साथ यहाँ टार्सन प्रोडक्ट्स में हो गया है। तो मैं फिर वही वाली बात कहता हूँ, अच्छी बात है, बड़े बड़े लोग कोई रिकमेंड करते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये सोचें कि आप तेज़ी में ले रहे हैं या मंदी में ले रहे हैं। दूसरी बात, बिजनेस मॉडल भी समझें उनको, ये नहीं उसने ले लिया तो मैं भी ले लूँ। उनकी गणित क्या है आप नहीं समझ सकते। उनको रिटर्न बनाने का प्रेशर होता है, और रिटर्न तभी बनता है, यानी बड़े लोग जितने भी हैं उनको रिटर्न बनाने का प्रेशर होता है, और रिटर्न तभी बनता है जब उनका माल ऊपर में कोई लेगा। तो मैं क्यों लूँगा उनका माल ऊपर में? बस आप इतना सोच लीजिए अपने। इस टार्सन्स में प्रमोटर्स के पास करीब 47% है, FII के पास 7.5% है, DI के पास आधा %, और पब्लिक के पास हमेशा की तरह जैसे होता है वो 45% हो चुका है। यानी प्रमोटर के पास 47%, 47%, और पब्लिक के पास 45%, और DI और FII मिला के केवल 8%। अब आप देख लीजिए क्या रिटेल इन्वेस्टर बेचारे क्या कैसे फंसे हुए हैं। स्मॉल वंडर पूछते हैं
केबीसी ग्लोबल कंपनी के बारे में। तो स्मॉल वंडर साहब, कोई और कुछ नहीं मिला क्या आपको? ये केबीसी ग्लोबल कंपनी, और ये आप ये समझिए 314 करोड़ का तो इसका मार्केट कैप है। तो आपने पहली बात तो इसको सुना कहाँ से? ये आपको ऐसी कंपनियों की, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और दिसंबर 2022 से किसी क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिखाया, लॉस दिखाया है। तो आप क्यों तो आपने लिया। और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दो सेक्टर्स जो है ना, उस पर शेयर मार्केट वालों को विश्वास नहीं होता है, एक रियल एस्टेट और एक ज्वेलरी। तो आप ठोक बजा के आपको कंपनी के बारे में निर्णय करना चाहिए। भाई ये हार्ड अर्न मनी है। ये आप शेयर का भाव देख के टॉप में फंस जाते हैं, वहाँ कोई ऑपरेटर होता है वो ट्रैप कर लेता है, और फिर हमारे पास वो शेयर रह जाते हैं, और फिर हम अगली तेज़ी का इंतज़ार करते हैं, वो शायद कभी नहीं आती। बहुत दुख की बात है ये। तो ऐसा मत करें आप स्मॉल वंडर जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नहीं खरीद के रखा होगा इसको, और अगर आप सोच भी रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता खरीदने बेचने के बारे में, बट आप सोच लीजिए कि ऐसी कंपनी का क्या किया जाए। चंद्रशेखर बड़गुजर जी ने एक, जो हमारा शुक्रवार का वीडियो था राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने ये बताया था कि राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर जो है ना, उन्होंने आपस में शेयर्स का एक्सचेंज कर लिया है। मतलब राजेश बी मेहता साहब जो हैं, उन्होंने, जो प्रमोटर हैं इसके मेन प्रमोटर जिनके नाम से राजेश एक्सपोर्ट्स है, उन्होंने अपने और प्रमोटर्स से, दूसरे प्रमोटर्स से उनका हिस्सा खरीद लिया है। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई बात ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस में ये खरीद फरोख्त क्यों नहीं करते, और ये प्राइवेटली कैसे करते हैं? ये तो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने वाली बात। तो देखिए ऐसा नहीं है चंद्रशेखर जी। आप भी जो है ना, दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, एक विद इन मार्केट या ऑन मार्केट ट्रांजैक्शन या मार्केट ट्रांजैक्शन। तो आपको एक फैसिलिटी है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना, वो एक फैसिलिटी है कि भाई अब आपको मान लो शेयर बेचने हो, आप किसको ढूंढोगे? आप ढूंढ सकते हो कि किसी को कि भाई मेरा शेयर कौन खरीदेगा, क्या विज्ञापन दोगे? तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है बेचने के लिए, मार्केट है कि भाई यहाँ जाके मैं जो ओपन मार्केट में जो भाव होता है उसमें मैं बेच सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यही एक ज़रिया है। अगर आपके पास वो डीपी स्लिप हो, वो जो एक स्लिप भी आती है आजकल, तो ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं लगता होगा कि आपके शेयर कब निकले कब बेचे। एक आपके पास स्लिप भी आती होगी, स्लिप भी आती है ना, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जिसको बोलते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ लिखा होता है ऑन मार्केट मार्केट ट्रांसफ़र करना या ऑफ मार्केट करना। ऑफ मार्केट का मतलब ये कि आप जैसे मान लीजिए अभी किसी दोस्त को देने आपको शेयर, तो उसमें ऑफ मार्केट भर के आप अपने दोस्त को दे दीजिए चेक की तरह, तो वो अपने यहाँ डीपी वाले को दे देगा, वहाँ वो जमा हो जाएगा और वो उसके खाते में शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको या किसी भी प्रमोटर को ये आवश्यक है कि आप वो बीएसई या एनएसई के एक्सचेंज में जाके ही वो शेयर को बेचे या खरीदे। वो ऑफलाइन भी हो सकता है। तो इसलिए राजेश एक्सपोर्ट्स वाले प्रमोटर ने का जो ट्रांसफ़र है आपस में, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर लेटेस्ट लर्न कहते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट्स अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि कंपनी लॉ का ये कानून है कि किसी भी क्वार्टर के ख़त्म होने के 45 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाने चाहिए। इस हिसाब से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट 14 फरवरी तक आ जाने चाहिए, अभी तक नहीं आए। तो देखिए लेटेस्ट लर्न साहब, बात ये है कि उसमें फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है, और उस फॉरेंसिक ऑडिट में क्या अंदर हो रहा है, क्या अंदर नहीं हो रहा है, वो किसी को पता नहीं है अभी, सेबी के अलावा। सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है। अब क्या है कि जब आप ऐसी स्थिति हो जाती है कि फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है, तो सामने वाला क्या कहेगा, यानी राजेश एक्सपोर्ट्स क्या कहेगा, भाई जांच ही तो हो रही है, होने दो, अब मैं रिजल्ट जब दूंगा, एक आरोप और सही। भाई क्या है, वो आपने चुटकुला सुना होगा ना कि एक आदमी ज्योतिषी के पास गया, तो उसने ये कहा कि भाई तेरे पास शनि की दशा आने वाली है, तू सावधान रहना। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं।
तो ज्योतिषी बोला तो फिर आने दे शनि, तो तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो वही बात राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ, अरे सब कुछ तो हो गया उसमें भाई, सारी कुछ कहानी उसमें हो गई, अब बचा क्या उसमें, कोई चीज़ करने को नहीं। अब डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं, मान लीजिए ये रिजल्ट नहीं भी आते हैं, बाद में आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। बात ये है रिजल्ट का आप क्या करेंगे। ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट तो होना चाहिए ना। ऐसा लगता है कि सारी इनकी बुक्स जो है ना वही बनाई हुई है, तो ऐसी बुक्स का इंस्पेक्शन करके रिजल्ट देके आप करेंगे भी क्या। तो यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो इसका रिजल्ट लेके भी कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब आप इसका रिजल्ट भी अगर की भी बात करेंगे ना, तो इससे कोई फ़ायदा निकलने वाला है नहीं, क्योंकि एक बार फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट हो जाए, सब चीज़ें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, रिजल्ट्स पर हम कब विश्वास करते हैं, हम रिजल्ट्स पर तब विश्वास करते हैं जब कोई भी कंपनी का ऑडिटर उसको वेरीफाई कर दे, और ऐसे कंडीशन जहाँ सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट चल रही हो, वहाँ तो आपको फॉरेंसिक ऑडिट ख़त्म होने का इंतज़ार करना ही चाहिए। क्या पता क्या क्या निकलेगा। मैं जानता हूँ कि आपके पास हो सकता है इसके शेयर हों, लेकिन अब ऐसी कंपनियों में आप कुछ नहीं कर सकते। वेट करने के अलावा हमारे आपके सामने या किसी के भी सामने कोई और चारा नहीं है। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।